अगर कल के दिन, लेकिन उसकी एक दूसरी स्टोरी भी है, किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट देखेंगे वो उससे कम था। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा पे, आईआईपी के नंबर्स आए, वहां क्या देखने को मिला। सेबी ऐसे बहुत से प्रपोजल्स लेकर आता है, लेकिन अल्टीमेटली तो बैंक के फंडामेंटल्स ही। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है रिटेल वालों ने और एचएनआई वालों ने? तो यूएसए ने करीब 3.5%, तो लॉन्ग किसने कर रखा है? लॉन्ग कर रखा है, बट मिक्स्ड पैटर्न्स देखने को मिल रहा है और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सर, कल आपने बोला था कि अगर 2 दिन में मार्केट में ब्रेकआउट नहीं होता है तो हमें करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सर, आज का जो मूव था वो आपको कैसा लगा? हाँ, कल हमने आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में कि अगले 2 दिन में मार्केट को ब्रेकआउट करना है, यानी कि जो 25,000 के लेवल्स के वहाँ पे निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है उसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाना है, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है वो असेंडिंग ट्राइंगल का बन रहा है, विच इज़ अ बुलिश पैटर्न। बट जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस पैटर्न को अगर आप छोड़ दें तो हर इंडिकेटर बेरिशनेस चीख कर बता रहा था। तो हमारे कहने का बेसिस क्या था कि क्यों अगले 2 दिन में मार्केट ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से, मतलब फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें तो जो निफ्टी के वॉल्यूम्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई थे। और जब भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर मार्केट्स डाउन होते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो रिकवरी के चांस देते हैं। आज रिकवरी आई भी ड्यूरिंग द डे, करीब 100 से ज़्यादा की पॉइंट्स की रिकवरी हमें देखने को मिली, बट वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कल का दिन मोस्ट लाइकली हमें एक और छुटपुट रैली देखने को मिलेगी। अगर कल के दिन बड़ा ब्रेकआउट होता है तब तो होप जिंदा है, लेकिन जैसा मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि चाहे आप कोई भी डेटा पॉइंट उठाकर देख लो, बेरिशनेस ही इंडिकेट हो रहा है। बहुत ही, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें 1-2 दिन के इंटरवल में, तो आपको बाउंस मिल सकते हैं और वो मोस्टली फंसाने वाली रैली ही साबित हो सकते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो जो ब्रेकआउट की होप है ना वो थोड़ी डिमिनिश होती हुई हमें नज़र आ रही है, और कल का दिन देख लेते हैं। लेकिन अगर कल भी ब्रेकआउट नहीं आता है तो मान के चलिए कि अब हमें नीचे के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। पर सर, इकोनॉमी का डेटा तो बहुत अच्छा आया है, आज तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? ओके, देखो इकोनॉमी का जो डेटा आया है, ठीक है, आप नंबर्स को देखेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन उसकी एक दूसरी स्टोरी भी है। देखिए, अभी Q4 में 7.4% का आया। आप किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट देखेंगे वो उससे कम था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सीड कर लिया और अपने जो एनुअल टारगेट्स हैं वो मीट कर लिए। तो 6.5 का एनुअल हो गया, एक्सपेक्टेड था। तो अब ये अगर आप देखें तो 4 साल का लोएस्ट फिगर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि देखिए, आपने कहा जीडीपी हमारी पिछले क्वार्टर में बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिला, ओके। तो फिर वो ग्रोथ हमें दूसरी जगह भी दिखनी चाहिए, जॉब्स में दिखनी चाहिए, वो तो नहीं दिख रही है। अगर हम कोर सेक्टर्स की बात करें, कोर सेक्टर्स यानी कि जो बेसिकली हमारे की सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे कि आपका क्रूड, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी हमें इंडिकेट करती हैं कि वो हमें क्या वहाँ पर चल रहा है ये भी बताती हैं, और वो जीडीपी के डेटा के साथ मैच भी करना चाहिए। तो कोर सेक्टर की अगर बात करें तो 4.1% का ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च इस क्वार्टर की बात कर लें, इस साल के पहले 3 महीने की बात करें तो 4.1% का ग्रोथ देखने को मिला। पिछले साल ये कितना था? 5.8%। तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन आया है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा पे, आईआईपी के नंबर्स आए, वहाँ क्या देखने को मिला? तो पिछले क्वार्टर में 3.7% देखने को मिला। पिछले साल वो 5% था, और अगर आप सीक्वेंसली पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 4% से 3.7 हो गया। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कोर सेक्टर्स देखें, आईआईपी नंबर्स देखें, वो वही कहानी नहीं, उसको दोहरा रहे हैं कि वही ग्रोथ वहाँ पर भी दिखना चाहिए। तो ये जीडीपी कहाँ से आया? तो इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए ग्रोथ जब होती है
तो वो हर जगह दिखनी चाहिए, जॉब्स में दिखनी चाहिए, हमारी इनकम में दिखनी चाहिए, रियल एस्टेट में दिखनी चाहिए, कोर सेक्टर्स में दिखनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिखनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन खरीद रहा है घर, 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ के घर कौन खरीद रहा है, ये सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रिसिटी में माइनर ग्रोथ देखने को मिला है, सीमेंट में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है ये कॉमन मैन तक हमें नहीं देखने को मिल रही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि पिछले 3 क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिली, फिर क्यों एफएमसीजी की कंपनियां जब रिजल्ट आके दिखा रही हैं तो वो चीख रही हैं कि कंजम्पशन इज़ डाउन? क्यों जो ऑटो की कंपनियां में ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिला? तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। अब देखिए, चलिए ठीक है, आपने अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे देश को मैं मुबारक देता हूँ। लेकिन अब आगे का क्या? अब आगे अगर आप देखिए, हर कोई आके रो रहा है कि अर्बन कंजम्पशन में प्रॉब्लम है। तो अर्बन कंजम्पशन जब नहीं होगी तो फर्दर ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिलेगा? साथ ही टैरिफ्स के फ्रंट में लगातार हमें वहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, डील होगी नहीं होगी, क्या होगी, कैसी होगी, एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही जो वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है वो अच्छी तो नहीं बनती हुई दिख रही है। तो इसलिए ठीक है, हमने इस क्वार्टर में अच्छा किया, बट क्या वो कंटिन्यू होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। सर, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ आज हमें देखने को मिली कि PSU बैंक्स जो थे वो 2% अप रहे, पर सर बड़े प्राइवेट्स बैंक डाउन रहे, ऐसा क्यों? देखो, मैंने आपके साथ पहले कई वीडियोस में शेयर किया है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है। RBI अब रेट कट के साइकिल पे आ गई है, तो रेट कट्स होंगे, पहले भी हुए, और अब जो नई RBI पॉलिसी आने वाली है, आई गेस फ्राइडे को आएगी, उसमें भी देयर इज़ अ 90% से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी है कि 0.25 का रेट कट होगा। और अगर मार्केट को सरप्राइज करना हो तो शायद 0.5 का भी हो जाए, लेकिन जो कंसेंसस है वो ये है कि 0.25 का कट होगा। तो इसका सीधा फ़ायदा बैंक्स को होता है, तो वो हमें PSU बैंक्स में देखने को मिल रहा है। बट द क्वेश्चन इज़ कि प्राइवेट बैंक्स में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? तो प्राइवेट बैंक्स में इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर एक और नई तलवार लटक गई है। वो तलवार ये है कि सेबी कुछ चेंजेस कर रहा है, कई सारे चेंजेस कर रहे हैं सेबी, अभी नेक्स्ट लॉट ऑफ चेंजेस आने वाले हैं। और एक जो चेंज वो कर रहे हैं कि वो जो बड़े बैंक के स्टॉक्स हैं उनके वेटेज पर कैप लगा रहे हैं कि इससे ज़्यादा वेटेज आप नहीं रख सकते। अब उन्होंने जो रूल वो बनाएंगे, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है,
वो ये है कि 20% से ज़्यादा का किसी इंडेक्स में किसी स्टॉक का वेटेज नहीं हो सकता। अब HDFC का 27% है, ICICI का 25% है, तो इनके वेटेज पर कैप लग जाएगा। जब कैप लग जाएगा तो क्या होगा कि जो भी फंड इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है, मिमिक करता है, वो सारे सेलिंग करेंगे। ओके, अब सेलिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में होगी? तो ICICI और HDFC में होगी। एज पर वन एस्टिमेट, जितने भी ग्लोबल फंड्स हैं जो बैंक निफ्टी के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनकी अगर आप सेलिंग को जोड़ ले तो $1 बिलियन की सेलिंग हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला। तो अगर आप देखें HDFC ज़्यादा डाउन रहा और ICICI भी थोड़ा बहुत रेड में था, फिर थोड़ा ग्रीन में हो गया। तो ओवरऑल वो सेंटिमेंट जो है थोड़ा नेगेटिवली प्ले आउट किए। अब ये मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ का। दूसरी बात क्या है, देखिए सेबी ऐसे बहुत से प्रपोजल्स लेकर आता है, कई दफ़े इम्प्लीमेंट होते हैं, कई दफ़े नहीं होते हैं। नवंबर 3 को ये इम्प्लीमेंट होना है, काफ़ी वक्त है। तो ये आज थोड़ा उसका एक रिएक्शन था, क्या वो सस्टेन करेगा? मुझे लगता नहीं है। और इतने बड़े इंडेक्स में $1 बिलियन की अगर सेलिंग हो भी जाती है तो वो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। ज़्यादा बड़े फैक्टर्स क्या हैं? ज़्यादा बड़े फैक्टर्स वही हैं जो पहले थे कि आपके लोन बुक्स ग्रोथ हो रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है वहाँ पर क्या चल रहा है, कितने डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स ही बैंक के स्टॉक्स के फेट को डिसाइड करेगा। जो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होती है, CRR कट हो गया, रेट कट हो गया, वो 2-4-5 दिन चलती है, लेकिन अल्टीमेटली तो बैंक के फंडामेंटल्स ही प्ले आउट करते हैं। सर, पिछले दिनों हमें कैश मार्केट में जितना टर्नओवर का ग्रोथ देखने को मिला, उतना डेरिवेटिव मार्केट्स में हम लोगों को दिखा नहीं। तो ये किस तरीके का इशारा हम लोग को दे रहा है सर? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि अनयूजुअली हाई वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन ये महीना अगर आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम मई के महीने में करीब 1.13 लाख करोड़ का बना। इससे अगर हम अप्रैल में जाएं तो उससे 11% अप है। इससे पहले अगर आप जाएं तो सितंबर के महीने में हमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इससे ज़्यादा देखने को मिला था, करीब 1.3 लाख करोड़ के करीब देखने को मिला था एवरेज वॉल्यूम। और अगर आप जून में जाएंगे, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे और इतने सारे रिटेल वाले सब घुसे थे, उस वक्त जो एवरेज वॉल्यूम था 1.6 लाख करोड़ से ऊपर था। तो आपने देखा क्या हुआ, मार्केट हाईएस्ट लेवल पर है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1.6 लाख करोड़ का वॉल्यूम हो गया, शायद अब तक का हाईएस्ट रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ हमने देखा, जून के बाद भी थोड़े मार्केट्स ऊपर गए और फिर मार्केट का क्या हाल हुआ। तो आज सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीने से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और पिछले महीने तक भी वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब वॉल्यूम ज़्यादा होने लगा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी स्टॉक की डंपिंग हो रही है? और अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ कुछ आपको ऐसे ही इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये जो वक्त है ये थोड़ा कॉशियस रहने का है। लेकिन देखिए, वॉल्यूम बढ़ने का एक और वजह क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट्स में डिप आया है। और क्यों आया है हमें पता है, वहाँ पे तरह तरीके के चेंजेस किए गए हैं, मार्जिन बढ़ाया गया, लॉट साइज बढ़ाया गया है और मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आई है, तो वहाँ से भी जनता यहाँ पर आई है। ओवरऑल इन रीज़न से वहाँ पर हमें वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि यह कब तक चलेगा, और कभी भी अगर ऊपर के लेवल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है तो ये अक्सर डंपिंग का इंडिकेशन होता है। सर, ऐसे में एफआई क्या कर रहे हैं? फ्राइडे को तो उन्होंने लगभग 6,000 करोड़ की सेलिंग भी कर दी। तो पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 4-5 हफ्तों से वो बाइंग कर रहे थे।
और इसी वजह से मार्केट्स भी ऊपर जा रहे थे। अब थोड़ा उनका स्टैंड कॉशियस हो गया है और अब सेल्स की फिगर भी आने लगी हैं। इट्स टू अर्ली टू से कि वो अब बाइंग ख़त्म कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि वो एक बार फिर वो डेरिवेटिव मार्केट्स में अपने शॉर्ट्स को बढ़ाने लगे हैं। तो अब देखिए तो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने वहाँ पर शॉर्ट कर रखे हैं और लगातार बढ़ा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके जो 3/4 भाई उन्होंने जब शॉर्ट किया तो किसी ने लॉन्ग किया होगा ना। तो लॉन्ग किसने कर रखा है? लॉन्ग कर रखा है रिटेल वालों ने और HNI वालों ने, यानी कि ये दोनों कैटेगरी बुलिश हैं। और क्या यही लोग इक्विटी मार्केट में भी खरीद रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई वॉल्यूम हो रहा है, somebody is buying, somebody is selling, who is buying and who is selling? तो मोस्ट लाइकली यही कैटेगरी वहाँ पर भी बाइंग कर रही हैं। ऑफ कोर्स FIIs की भी बाइंग की फिगर आ रही हैं, हालांकि वो अब कम हो रही हैं पिछले कई दिनों से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंडेक्स में ही वहाँ पर जाकर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो डेरिवेटिव मार्केट्स में सिचुएशन बन रही है, ये थोड़ा हमें चिंता की तरफ इशारा कर रहा है। सर अभी कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि FII एग्जिट करके कहाँ जाएंगे? ये बताइए, ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो गर्दा उड़ा रही है? ओके, सो अगर आप ये सोचते हैं कि FIIs एक इक्विटी मार्केट से निकलते हैं और दूसरे इक्विटी मार्केट में जाते हैं, तो ये सही नहीं है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा इक्विटी मार्केट कैसा काम करता है। इक्विटी मार्केट का साइज़ अगर बॉन्ड मार्केट से आप कंपेयर करेंगे ना, तो नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। असली पैसा बॉन्ड मार्केट में होता है, क्योंकि वहाँ पर HNIs तो छोड़िए, जो सरकारें हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका पैसा वहाँ पे रहता है। ओके, तो जब भी उन्हें लगता है कि बॉन्ड मार्केट में रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे हैं, तो वो वहाँ से पैसे को निकाल कर इक्विटी मार्केट में लाते हैं। अब कब उन्हें कम रिटर्न्स मिलते हैं? जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं या गिरने लगते हैं, उनको लगता है यार अब यहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो वहाँ से पैसा लाते हैं, इक्विटी मार्केट में पंप करते हैं। इक्विटी मार्केट में जब पैसा लाता है, ऑब्वियसली इतना सारा पैसा, दुनिया भर का पैसा दुनिया भर के मार्केट्स में जाएगा, तो मार्केट्स तो ऊपर जाएंगे और फिर वो उस पैसे को अपना कैपिटल गेन करते हैं। और जब उन्हें लग जाता है कि अब डाउन साइकिल शुरू हो गई, यानी कि वापस से अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो भाई मैं इतनी हाई वैल्यूएशंस पर यहाँ इक्विटी मार्केट में पैसे क्यों रखूँ? मैं सेफ्टी की तरफ जाता हूँ, पैसे तो मैंने बना लिए। तो जब भी उन्हें लगता है कि बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स बढ़ेंगे, तो वो इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल कर वहाँ ले जाते हैं। अभी पिछले दिनों हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं कि USA में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो भाई बॉन्ड यील्ड में जाकर वो क्यों ना पैसे लगाएं, सेफ्टी की से पैसे कमाएं। इक्विटी मार्केट में तो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं, मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, कई सालों में 10-15 सालों में इतने हाई वैल्यूएशंस पे चल रहा है, तो रिस्क बढ़ रहा है। वहाँ मैं सेफ्टी के साथ आराम से पैसे कमाऊंगा, और इक्विटी मार्केट में तो मैंने बना लिए पैसे, बहुत बना लिए। तो अब जो मेन कैपिटल है, जिसका जो बॉन्ड मार्केट बेस है, अब वो यहाँ से निकलकर वहाँ जाएगा। ऐसा ही होता है हर बुल रन में, ऐसा ही होता है। जब भी बुल रन खत्म होता है, पैसा वापस बॉन्ड मार्केट में ही जाता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। शफी जी पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट रेमिटेंस टैक्सेस विच अमेरिका इम्पोजिंग ऑन इंडिया? हाँ, तो क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं है, बट ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमने इसके बारे में बात भी किया कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में पड़ने वाला है। तो USA ने करीब 3.5% का रेमिटेंस टैक्स लगा दिया। अब अगर हम इसे अगले 4-5 साल का प्रोजेक्शन देखें, तो ये 200 बिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस आता है। ऑफ कोर्स सिर्फ USA नहीं, सारी दुनिया को मिलाकर रख लें। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि कई स्टेट्स की इकॉनमी इससे चलती हैं। एक टाइम पे पूरा केरला का इकॉनमी रेमिटेंस पे ही चलता था। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक प्रोजेक्शन के हिसाब से कम 50% ये कम हो जाएगा। यानी कि जो इतना पैसा इंडिया में आता था, और वो जब पैसा आता था तो लोग
उस पैसे से कार्स, हाउस, और भी चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी, सारी चीज़ें खरीदते थे, वो अब कम होंगी। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो नए लोग जा रहे हैं, खास करके मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी वो अड़चने लगा रहे हैं और आसानी से अब तो वीज़ा भी नहीं मिल रहा है, तो वो जाना भी अब कम होगा। तो ओवरऑल ये तो इकॉनमी के लिए नेगेटिव है, अगर किसी भी एंगल से देखें तो नेगेटिव। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ डायरेक्शन लेता हुआ दिख रहा है आपको? थोड़ा सा बेरिश बायस है, बट मिक्स्ड पैटर्न्स देखने को मिल रहा है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। अगर आप मैं देखूँ पुट कॉल रेशियो में आज मार्केट डाउन है, हल्का सा राइज देखने को मिला है, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि पुट्स खरीद कर हेजिंग की गई है। हमने देखा भी आज कि आईवीज करीब 1-1.5% बढ़ी है, मार्केट भी डाउन थे, सवेरे तो बहुत ज़्यादा डाउन थे। ऑब्वियसली जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने पुट्स खरीदे होंगे, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट यहाँ पे थोड़ा हमें होप दे रहा है कि पुट कॉल रेशियो में राइज है, तो शायद हमें मार्केट्स थोड़े कल ग्रीन में देखने को मिले। लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारा डेटा जो है ना, वो ज़्यादा बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए फ्यूचर्स के प्रीमियम्स की बात करते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। अभी पूरा महीना बचा हुआ एक्सपायरी को, इस मंथ के फ्यूचर का प्रीमियम सिर्फ 90 है, जबकि इसे 150-160 से ऊपर होना चाहिए। पिछले महीने 140-50 के करीब चल रहा था, तो इतना ज़्यादा प्रीमियम ड्रॉप हुआ है, और न सिर्फ करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ में भी ड्रॉप हुआ है। तो क्लियरली बता रहा है कि फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट गिरेगा। कल का मार्केट का अगर हमें देखना है, तो वो ऑप्शंस ज़्यादा सही हमें बताता है, वहाँ पे थोड़ा हमें होप दे रहा है। ओके, तो आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, विक्स भी बढ़ा है, आपका प्रीमियम गिरा है। और दूसरी बात अगर आप देखें, कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम हमें निफ्टी में देखने को मिला। ओके, मार्केट नीचे गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने क्या किया, सेलिंग की। यूजुअली ऐसे सिचुएशन में अगले दिन बाउंस आता है, आज बाउंस आया, सस्टेन नहीं किया, यानी कि बाइंग इतनी आई ही नहीं कि मार्केट को संभाल सके। ओके, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो हैं वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ कल, स्ट्रॉन्ग हैंड्स अगर बाय कर रहे होते, आज 100% मार्केट ऊपर जाता, ग्रीन में क्लोज होता, आज नहीं हुआ। तो आज का वॉल्यूम अगर आप देखें, कल के कंपैरिजन में आधा है, आधे से भी कम है। ओके, तो काफ़ी कम वॉल्यूम पे आज काम हुआ निफ्टी में। तो ओवरऑल सिचुएशन थोड़ा सा बेरिश बायस है, लेकिन मुझे कोई मेजर उठापटक कभी मार्केट में नहीं दिख रही है। अभी जैसा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि मार्केट अभी इसी तरीके से चलेंगे। कल का दिन एक हम लास्ट चांस देते हैं, कल का दिन मार्केट में अगर बड़ा मूव, ग्रीन मूव आ गया, तब तो अभी भी होप है ऊपर जाने का, बट अदरवाइज फिर वो अब नीचे की तरफ ही हमें देखना है।